Very good afternoon and welcome you again another session of biology class। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो थोड़ा लंबी रहेगी, है ना। तो आप लोग प्लीज डोंट टेंस, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर में हम, ठीक है, इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर में हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो वीडियो लेक्चर है ये थोड़ा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं अलग अलग ना करके मैं इसको एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जिसे नाभिकीय अम्ल कहा जाता है, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है नाभिकीय अम्ल कहते हैं इसको, ठीक है। नाभिकीय अम्ल कहा जाता है। और नाभिकीय अम्ल की खोज सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ने 1871 को इन्होंने खोज किया था, ठीक है। और मैंने कल के ऑनलाइन क्लास में बताया था कि इसका जो खोज हुआ था वो पल्स सेल में हुआ था ये, ठीक है। किसमें हुआ था? पल्स सेल, जो पल्स कोशिकाएं होते हैं उनमें हुआ था, ठीक है। तो एक्चुअली उस समय हुआ क्या था, मिशर ने ये जो न्यूक्लिक एसिड का खोज किया था, एक्चुअली एक व्हाइट पाउडर फॉर्म में था ये। कैसा फॉर्म था ये? व्हाइट, सफेद पाउडर के रूप में था। और एक्चुअली इसका जो जो नेचर जो था इसका, ठीक है, इसका जो नेचर वो क्या था? एसिड फॉर्म में था, अम्लीय फॉर्म में था। इसीलिए इसे नाभिकीय अम्ल कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाभिकीय अम्ल कहा जाता है। तो इसको हम डिफाइन देखें तो नाभिकीय जो अम्ल होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो फास्फोरस से बने एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। क्या बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, इसका एक क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अर्थात ये जटिल कंपाउंड होता है, ठीक है। जो कि क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियो जो टाइड्स होते हैं उस न्यूक्लियोटाइड के ये पॉलीमर होते हैं, ठीक है। और ये जो जीओ में क्या करते हैं, जो जेनेटिक फीचर्स को ये स्टेबली प्रदान करता है ये, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, नाभिकीय जो अम्ल होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो दो प्रकार से बने होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड से, और सेकंड जो होता है वो होता है फास्फोरिक एसिड से बने होते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये नाइट्रोजिनस बेस और साथ में पेंटोज का जो शुगर होते हैं, पेंटोज शुगर होता है उससे बना होता है, ठीक है। और नाइट्रोजिनस जो बेस होता है ये प्यूरिन और ये पिरीमिडीन से बना होता है। और जो पेंटोज शुगर होते हैं ये आरएनए में राइबोस फॉर्म में होता है और ये डीएनए में 2 ऑक्सी राइबोस के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये है फॉस्फेट फॉर्म में, ठीक है। ये फॉस्फेट है, ये बेस है और ये है राइबोस, ठीक है। इसको और दूसरा एक और डायग्राम दिखा रहा हूँ।
ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉस्फेट, शुगर और ये बेस, ये तीनों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो बेस जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। और यहाँ पर जो शुगर की बात कर रहे हैं ये पेंटोस शुगर होते हैं। ठीक है, तो पेंटोस शुगर ये डीएनए में डीऑक्सी फॉर्म में होता है और आरएनए में सिर्फ राइबोज होता है। ठीक है, और ये होता है फॉस्फेट ग्रुप, फास्फोरिक एसिड ये वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो नाभिकीय अम्ल होता है वो न्यूक्लियोटाइड एक पॉलीमर के रूप में जुड़े हुए रहते हैं और इन्हीं से बना होता है। ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, थायमिन, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, डीएनए में एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। ये जो चारों जो होता है ये डीएनए में होता है। ठीक है, यहाँ पर यूरेसिल को इसलिए दिया है क्योंकि आरएनए में जब क्या होता है ये डीएनए के फॉर्म में हुआ। ठीक है, लेकिन आरएनए में क्या होते हैं, आरएनए में क्या होता है ये जो इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो थायमिन होता है इस थायमिन को रिप्लेस करके उसके जगह पे कौन आ जाता है, ये यूरेसिल आ जाता है इस आरएनए में। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ब्रीफ हुआ इसके बारे में, ब्रीफ जानकारी है। ठीक है, हम थोड़ा ज्यादा लंबा भी नहीं ले सकते। ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से हम ये चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है अब डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो डीएनए जो होता है मैंने पहले ही बताया कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है, नाभिकीय अम्ल होते हैं और ये अनुवांशिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है ये। ठीक है, और ठीक है नाभिक, देखिए याद रखना यहाँ पर मिटा के और बता रहा हूँ कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर। ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये 3 पॉइंट याद रखना। जेनेटिक मटेरियल होते हैं, नाभिकीय न्यूक्लिक एसिड होता है और एक होता है पॉलीमर होता है, बहुलक के रूप में होता है ये। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, वितरण देखते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए जो होता है, ठीक है, डीएनए जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में पाया जाता है ये, न्यूक्लियस में। ठीक है, जो केंद्रक होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस में कहाँ पे पाया जाता है, ये गुणसूत्र के ऊपर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, गुणसूत्र के ऊपर में पाया जाता है और ये साथ में मिलकर प्रोटीन के फॉर्मेशन करता है। ये आप एक डायग्राम है, उस डायग्राम में आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो डायग्राम है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए ये एक सेल है, कोशिका है। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर में मालूम है केंद्रिका पाया जाता है जहाँ पे क्रोमेटिन पाया जाता है और वो क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होता है तो वो हार्ड शेप स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी क्रोमोसोम के ऊपर में ये जो दिख रहा है यही होता है, क्या होते हैं, यही एक डीएनए है बोल सकते हैं, क्योंकि इस रूप में फैला हुआ है, लंबी सी संरचना फैली हुई है, ये डीएनए है और इसी डीएनए में जुड़ा हुआ रहता है ये जीन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो डीएनए होता है वो पाया जाता है सभी जीवों में। ठीक है, ठीक है, इसी को एक बात और, यदि यूकैरियोटिक सेल की बात किया जाए और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया जाए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें सिर्फ एक डीएनए पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं, एक डीएनए पाया जाता है, जैसे कि ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है।
ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया। और वही यूकेरियोटिक सेल के बारे में बात किया जाए तो जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स आते हैं, तो वहाँ पर जो डीएनए होता है वो डबल सूत्र में होता है, डबल हेलिक्स में। ठीक है, कैसा होता है? डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। ये डबल हेलिक्स दोहरा सूत्र कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो डीएनए जो होता है वो रासायनिक कंपोजिशन फॉर्म में किस तरह से होता है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग चलिए इसको तो देख लिए हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कहाँ चला गया? ठीक है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो जो डीएनए जो होता है, ठीक है, रासायनिक कंपोजिशन से रूप से देखा जाए तो जो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीमर फॉर्म होता है, मैंने बताया था। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है इस चेन के फॉर्म में। और ये जो होता है वो बताया था कि ये नाइट्रोजिनस बेस से बना होता है। ठीक है, और एक पेंटोज शुगर होता है, और साथ में ये फास्फोरिक एसिड से बनते हैं। और एक होता है राइबोज शुगर, मतलब पेंटोज शुगर मतलब वो आ गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है और साइटोसिन है, ये होता है नाइट्रोजिनस बेस। क्या है ये? नाइट्रोजिनस बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली होता है पेंटोज शुगर है। वो क्या है? वो पेंटोज शुगर होता है। ये जो दिखाई दे रहा है ना पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर यही होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और डायग्राम है जहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि पेंटोज शुगर एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है, देखिए ये है पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज जो शुगर होता है वो डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में ये राइबोज होता है। एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट है, जहाँ मैं बताया था ना 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, और O6 वाला जो बताया था ना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट वाला होता है जहाँ पर ये पेंटोज शुगर होते हैं। ये कार्बन नंबर पहला 1, ये 2 3 4 और ये 5 कार्बन नंबर। ठीक है, तो ये पांचवा नंबर में है ना, तो ये जो यही होता है डीऑक्सीराइबोस होता है। सेकंड जो कार्बन होते हैं यहाँ पर देखिए, ठीक है,
और यहाँ पर जो सेकंड नंबर राइबोस में होता है वो होता है हाइड्रॉक्सिल आयन रहता है। दोनों में यही अंतर होता है राइबोस में, डीएनए और आरएनए में एक्चुअली दोनों में यही अंतर है सेकंड नंबर की कार्बन में, बाकी सभी इक्वल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं डीएनए का संरचना। ठीक है, क्या देखते हैं, डीएनए का संरचना देखते हैं। देखिए, तो डीएनए का जो संरचना जो होता है, ठीक है, तो ये जो संरचना जो दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर ऑफ जो डीएनए है, ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि वाटसन और क्रिक ने इसको 1953 में, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने 1953 में एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे डीएनए मॉडल कहा जाता है। ठीक है, डीएनए मॉडल कहते हैं, और इस कार्य के लिए इसे 1962 में इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। क्या दिया था, नोबेल पुरस्कार दिया था इनको। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक मॉडल जो दिया था, इसका यदि हम की पॉइंट देखें, कुछ की पॉइंट देखें, ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि इस स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि ये कैसा है, ये 1 और ये 2, मतलब ये पहला पॉइंट ये है कि ये 2 स्ट्रैंड होता है। क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड मॉडल होता है ये। ठीक है, एक मिनट ना, एक मिनट। तो मैं बोल रहा था कि ये जो डबल स्ट्रैंड मॉडल होता है ना, मतलब बोल सकते हैं कि डीएनए के जो प्रत्येक अणु होते हैं उनमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, और ये एक दूसरे के चारों ओर क्या हुए हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के चारों ओर क्या हुए हैं, लिपटे हुए हैं ये। ठीक है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है ये। ठीक है, इस तरह से ये क्या हुए हैं, लिपटे हुए हैं ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, यहाँ पर मैं बढ़ा के लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका सेकंड जो पॉइंट है वो है, ये है कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये अनब्रांचेस होता है। ठीक है, क्या होते हैं, अनब्रांचेस होता है। और डीएनए के जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो चेन होते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, एंटी पैरल होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, एंटी पैरल होता है ये, मतलब एंटी पैरल होता है। एक्चुअली इसका मतलब कहने के मतलब ये है कि इसका 2 चेन है, एक चेन और ये 2 चेन। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक डायग्राम मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मान लीजिए। ठीक है,
तो ये एक चेन है 3 प्राइमर और ये दूसरा चेन है 5 प्राइमर और ये है 3 प्राइमर और ये है 5 प्राइमर। सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये 5 प्राइमर और ये 3 प्राइमर। तो देखिए ये एक दूसरे की क्या होते हैं, एंटी पैरल है। ठीक है, एंटी पैरल का मतलब होता है एक चेन का जो एक सिरा होता है, एक चेन का जो एक सिरा होता है वो क्या होता है, 3 प्राइमर होता है। तो दूसरी सिरा का जो श्रृंखला होता है वो 5 प्राइमर होता है। ठीक है, एक सिरा 3 प्राइमर में है तो सेकंड वाला जो प्राइमर है वो 5 सिरा में है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होते हैं, एंटी पैरल होते हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं मैंने बताया। और एक छोर पर क्या होते हैं, कार्बन का जो तीसरा कार्बन होते हैं, कार्बन जो ये तीसरा जो कार्बन होते हैं। ठीक है, इस पे यहाँ पर डायग्राम में बताता हूँ आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 प्राइमर और 5 प्राइमर एक्चुअली यहाँ पर कैसे आया, देखिए ये वाला जो डायग्राम है आपको और ज्यादा क्लियर कर देगा ये। देखिए कि जो यहाँ पर क्या बोले कि जो 3 प्राइमर पर क्या होते हैं, ठीक है, जो कार्बन नंबर जो तीसरा होते हैं, देखिए ये कार्बन नंबर जो तीसरा होते हैं वो यहाँ पर स्वतंत्र है, ये वाला। ठीक है, तो ये 3 प्राइमर इन 3 प्राइमर चेन होता है। ठीक है, और 3 प्राइमर होता है तो दूसरे स्ट्रेंग पर जो दूसरा स्ट्रेंग होता है, तो दूसरे स्ट्रेंग पर क्या होते हैं, जो 5वां नंबर के कार्बन होते हैं वो फ्री होता है। तो इस तरह से एक छोर पर 5 प्राइमर, तो जो 5 प्राइमर छोर कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसीलिए ये एक 5 होगा। तो ये ठीक है, इनका जो अंतिम जो छोर होता है वो होता है ये 3 प्राइमर होता है। ये वाला डायग्राम में देख लीजिए आप, एक में 3 प्राइमर है इसका, पहला वाला क्या, तो सेकंड वाला तो 5 प्राइमर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ये फ्री होता है। मतलब यदि हम इसको यहाँ पर घुमा दे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यदि हम इसको यहाँ पर घुमा के बनाए तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, ये 5 प्राइमर है तो ये 5 होगा, ये दूसरे सिरे का। तो ये पहला वाले जो सिरा होते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 प्राइमर होगा तो ये 3 प्राइमर होगा। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रेंग का जो 5वां नंबर के कार्बन होते हैं वो क्या होता है, फ्री होता है, 5वां नंबर के जो कार्बन होते हैं वो। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका जो तीसरा हो गया एंटी पैरल होते हैं। ठीक है, चौथा जो होते हैं ये आपस में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे सीढ़ी ऐसा रहता है ना, ये ऐसा। ठीक है, तो ऐसी ही ये क्या है, सीढ़ीनुमा ये स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और साथ में आपस में जो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो यहाँ कैसे, यहाँ पर एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको कहा जाता है फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, ये आप ये वाले में देख सकते हैं। चलो, ये कैसे है, यहाँ पर देखिए ये फास्फोडाइएस्टर, ये जो फास्फोरिक एसिड है यहाँ पर, ये देखिए ये पहला नंबर है, ये दूसरा वाला है, 2 शुगर है ना, दोनों न्यूक्लियोटाइड है ना। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है,
फास्फोडाइएस्टर बन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये फास्फोडाइएस्टर वन के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पर जो बेस होते हैं, ठीक है, जो बेस जो होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस जो बेस होता है वो हमेशा क्या होते हैं, एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ा हुआ रहता है, और ग्वानिन के साथ हमेशा जो जुड़ा हुआ रहता है वो होता है साइटोसिन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो बताया था एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, और उस साइंटिस्ट जो थे उसका नाम था चारगाफ। ठीक है, चारगाफ नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था इसको। ठीक है, चारगाफ नामक साइंटिस्ट ने ये लगभग 1950 के आसपास, ठीक है, 1950 के आसपास इन्होंने बताया कि जो डीएनए में जो शुगर होते हैं फास्फोरिक एसिड, और साथ में वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो प्यूरिन, ठीक है, जो प्यूरिन होते हैं, ठीक है, प्यूरिन और जो प्यूरिमिडीन जो होता है, प्यूरिमिडीन जो होते हैं, उनमें जो उनमें जो तुलनात्मक अध्ययन किया था इन्होंने, तो इन्होंने बताया था कि जो डीएनए में जो अणु होते हैं वो प्यूरिन और प्यूरिमिडीन की संख्या हमेशा इक्वल होता है। अर्थात जैसे कि ये प्यूरिन प्यूरिन है, मान लीजिए ये प्यूरिन है, तो इनकी जो संख्या होती है वो इक्वल होती है, और साइटोसिन और थायमिन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, मतलब याद रखना कि जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और जुड़ा रहता है, ये हमेशा टी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, थायमिन के साथ, और सी जो होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, ठीक है, कि जो डीएनए में जो हेलिक्स होते हैं, देखिए ये हेलिक्स दिख रहा है, ये वाला हेलिक्स। ठीक है, तो इसका जो हेलिक्स जो होते हैं, ठीक है, हेलिक्स का मतलब होता है कुंडली होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है, जैसे टर्न लेते हैं इसका जो पिच होता है वो कितना होता है, 34, मतलब इसको हम एंगस्ट्रॉम की बात किया जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम में ये होता है। सॉरी, मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसका जो हेलिक्स जो होता है वो कैसा होता है, 34, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम में होता है ये। ठीक है, एक का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक का जो मतलब होता है इसको कहा जाता है एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं वो इनमें कितना पाए जाते हैं, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कितना होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, और दोनों न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड। तो इस दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है, आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पॉइंट पे। ठीक है, क्या होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है, और इस हेलिक्स के प्रत्येक डीएनए के हेलिक्स के जो इसका यदि इसका डायमीटर देखा जाए, ठीक है, इसका जो डायमीटर जो होते हैं वो देखिए ये डायमीटर है, ये व्यास बोलते हैं ना, ये व्यास है ना, जैसे कि ये वृत्त है। ठीक है, दिस इज वृत्त। ठीक है, सर्कल, ये वृत्त है।
ठीक है। तो ये इसका व्यास हुआ, क्या हुआ, ये इसका व्यास है, डायमीटर है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है। तो इसका जो यही जो व्यास जो हुआ, ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये व्यास, ठीक है। तो इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम में होता है ये। ठीक है। तो और साथ में इस डीएनए के प्रत्येक जो डीएनए होता है उनमें एक्सटर्नल ग्रुप्स पाए जाते हैं। आपको बताया था कि मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप बताया था मैंने आपको। ठीक है। ये जो खांचा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो खांचा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो खांचा जो दिखाई दे रहा है, ये खांचा जो दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है मेजर ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। जो इसको क्या बनाते हैं, चौड़ा और एक्चुअली ये चौड़ा और गहरा होता है, जो दोनों श्रृंखला में ये पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं डीएनए के प्रकार। ठीक है। तो डीएनए का जो प्रकार होते हैं, मुख्यतः ये तो मुख्यतः 3 पाए जाते हैं, लेकिन इसको और डीएनए पाया जाता है। लेकिन एक्चुअली जो इसका डीएनए का प्रकार होता है वो ए डीएनए पर पाया जाता है, बी डीएनए होता है, ठीक है, और एक होता है जेड डीएनए होता है। ठीक है। एक्चुअली और डीएनए पाया जाता है, कुछ और प्रकार होते हैं, जैसे सी डीएनए होता है और जेड डीएनए भी होता है, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है। हमारे लिए बस यही जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए के रूप में पाया जाता है। ठीक है। हम मनुष्यों में जो डीएनए पाया जाता है, ह्यूमन में, ये जो बी प्रकार के जो डीएनए होता है वो पाया जाता है। ठीक है। आप चाहो तो एक देखना, एक्चुअली दिखा देता हूँ मैं आपको, देखते हैं यहाँ पे मिल जाए तो। एक मिनट। हम्म। ठीक है। तो ये दिख रहा है डीएनए में ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है। इनमें कुछ डिफरेंस है, जैसे कि जो ये राइट हैंडेड रहता है, ये राइट हैंडेड रहता है और ये लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ इसको मिटा के। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये मनुष्य का डीएनए वाला है। ठीक है। और ये जेड डीएनए होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा होते हैं। ठीक है। जेड डीएनए होता है, ये थोड़ा सा जिग जैग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। जैसे रेड की हड्डी होता है ना, बैकबोन जिग जैग आपके वैसी टाइप के होता है। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं ठीक है। ये जो बी होता है राइट हैंडेड, ए होता है, जेड होता है, वो हमेशा लेफ्ट होते हैं। ठीक है। ए और बी में मेजर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जबकि जेड में ये अब्सेंट होता है। ठीक है। ये भी प्रकार में बताया थी कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ठीक है, वो 10 होते हैं, 10th होता है ये। ठीक है। ए में 11 होते हैं और जेड में ये 12 प्रकार के होते हैं। दोनों एंटी होते हैं और इसमें एंटी और सीन दोनों पाया जाता है। ठीक है। इसका जो हेलिक्स वाला जो डिस्टेंस है वो 3.4 होता है और इसमें 2.6 न्यूट्रॉन होता है।
है ना। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ये होता है डीएनए का। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डीएनए। डीएनए का कार्य क्या होता है। ठीक है। फंक्शन फंक्शन देखते हैं डीएनए का फंक्शन। ठीक है। तो डीएनए का जो फंक्शन एक्चुअली, ठीक है, डीएनए के फंक्शन जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एक्चुअली डीएनए कहाँ पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे। हाँ, मनुष्यों की बात की जाए तो डीएनए जो होता है वो यहाँ पर आप पढ़ लेना आप उसको। ठीक है। तो ये हमारे जो मुंह होते हैं, माउथ जो होते हैं, मुंह के अंदर में जो होता है गाल, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। साथ में ये जो पाया जाता है बालों में पाया जाता है, जो बाल होते हैं उनमें पाया जाता है, और साथ में जो नाखून होता है उनमें पाया जाता है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो माउथ के गाल वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लेना आप। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो डीएनए का यूज क्या होता है। ठीक है। डीएनए का उपयोग कहाँ पे होता है, किस लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो एक्चुअली जो डीएनए का जो उपयोग होता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। डीएनए का जो उपयोग होता है वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, जो आरोपी जो होते हैं, ठीक है, आरोपी जो होते हैं उस आरोपी को पकड़ने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो रक्त संबंध वाले जो लोग होते हैं, रक्त संबंध वाले जो होते हैं, उनमें पता लगाने के लिए ये डीएनए का यूज किया जाता है। ठीक है। कई बार केसेस आता है, ठीक है, कई ऐसे केसेस आता है कि मान लीजिए ये एक मेल है, ठीक है, और ये है एक फीमेल है। ठीक है। और दोनों के बीच में कैसा भी रिलेशनशिप रहा हो पास्ट टाइम में, ठीक है, और इनके मान लीजिए इनके बीच में यदि रिलेशनशिप हुआ हो तो इनसे एक चाइल्ड उत्पन्न होता है। ठीक है। चाइल्ड उत्पन्न होता है। ठीक है। अब कई सालों के बाद इसको पता नहीं रहता है मेल को, मान लीजिए, और इस फीमेल इस पर एक क्लेम करता है। ठीक है। क्या करता है, ये एक क्लेम करता है, ठीक है, कि ये आपका बेटा है। ठीक है। तो इनके बीच में क्या क्या ये चाइल्ड इनका फादर है। ठीक है। इसका पता लगाने के लिए, ठीक है, इस डीएनए का यूज किया जाता है। ठीक है। किसका यूज किया जाता है, डीएनए का यूज किया जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं डीएनए का काम क्या होता है। फंक्शंस अब डीएनए देख लेते हैं। ठीक है। कल मैंने थोड़ा कम बता दिया था, आज थोड़ा ज्यादा रहेगा इनका फंक्शन। ठीक है। तो डीएनए का पहला कार्य होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है। और अनुवांशिक पदार्थ के रूप में ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से ये दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं उनको वो पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। द्विगुणन की क्षमता मतलब होता है फोटोकॉपी। देखिए कैसे फोटोकॉपी रहेगा ये। ठीक है। रेप्लिकेशन बोलते हैं उसको, एक्चुअली इंग्लिश में इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए ये एक डीएनए है। ठीक है। ये क्या है, एक डीएनए है ये, मान लीजिए ये एक डीएनए है। तो ये इनमें क्षमता पाई जाती है कि अपनी दूसरी कॉपी क्या कर ले, ये अपनी दूसरी कॉपी ये खुद बना सकता है। ठीक है। इनमें दूसरी कॉपी बनाने की इनमें क्षमता पाई जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है सूचनाओं का स्थानांतरण। तो सूचनाओं का जो स्थानांतरण होते हैं वो इसी डीएनए होता है, सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। ठीक है। ये गुणसूत्रों का निर्माण करता है। ये गुणसूत्र आप जानते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर गुणसूत्र बनाने का कार्य करता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। साथ में ये एक टेम्पलेट की भांति कार्य करता है और इनमें जैविक क्रियाओं और जो विकासात्मक प्रक्रियाएं होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है डीएनए। ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा कम पढ़े, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। तो डीएनए इस तरह से डीएनए वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। और हम इसके बाद थोड़ा थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग आरएनए। ठीक है। क्या है आरएनए? तो आरएनए एक्चुअली आरएनए जो होता है, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। क्या होता है ये? न्यूक्लिक एसिड होता है। और इनमें जो पाया जाता है शुगर, वो होता है राइबोज पेंटोज शुगर पाया जाता है। ठीक है। कैसा पाया जाता है? राइबोज पेंटोज शुगर पाया जाता है इनमें। ठीक है। एक देख लेता हूँ यदि इसके बारे में मैंने कुछ निकाला हो तो। ठीक है, उसको देख लेता हूँ, कुछ तो निकाला होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। चलो इसको यहाँ पर पहले से ला के रख लेता हूँ, ये काम आ जाएगा, है ना। पहले से निकाल के रख लेता हूँ। तो हम देख रहे थे कि जो आरएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, या न्यूक्लिक एसिड होता है, और इनमें राइबोस पेंटोस शुगर पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो आरएनए जो होता है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो जो आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और साथ में ये केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन इसका जो एक बात भी याद रखना कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है। ठीक है, निर्माण स्थल बोल सकते हैं। ठीक है। तो आरएनए का जो निर्माण होता है वो केंद्रिका पे होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं केंद्रिका पे होते हैं, इसीलिए केंद्रिका को स्टोरेज रूम कहा जाता है, आपको मालूम होगा, स्टोरेज रूम कहा जाता है ना। तो आरएनए का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? केंद्रक केंद्रिका पे होता है। ठीक है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये संरचना में आप देख सकते हैं यहाँ पर संरचना। ठीक है। तो इनका संरचना देखेंगे तो जो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है ये। ठीक है। कैसा रहता है ये? सिंगल स्ट्रैंड होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है। और ये कभी कभी डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज वाली बात नहीं है ना। तो जो आरएनए जो होता है वो ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये बेस है, ये नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस से
बना हुआ है ये। ठीक है, साथ में इसमें नाइट्रोजिनस बेस है, मतलब ये प्यूरिन और पिरिमिडिन पाए जाते हैं, और साथ में इसमें और फास्फेट ग्रुप वगैरह जो होता है, पेंटो शुगर होते हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए बना था वैसे ही आरएनए भी बना है सेम। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही अंतर था, वो ऑलरेडी आपको बताया गया था ये वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, कि जो डीएनए जो होता है, ठीक है, जो डीएनए जो होता है, यहाँ पर मैं सर्कल करके बता रहा हूँ। देखिए, जो डीएनए की बात करें, ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो फास्फेट, शुगर और बेस से बना हुआ है, मतलब ये इससे बना हुआ है। ये है डीएनए, जो इससे बना हुआ है डीएनए है। ठीक है, क्लियर। अब इसी को मैं आरएनए को यहाँ पर कर देता हूँ, ये है आरएनए। ठीक है, तो आरएनए भी फर्स्ट इससे बना है, पूरा आरएनए। ये है आरएनए। एक मिनट है, इसको मिटा देता हूँ। ये है आरएनए। ठीक है, क्लियर। ये रेड वाला जो दिखाई दे रहा है वो डीएनए होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और ये जो बेस होता है वो रेड वाला। ठीक है, ये जो रेड वाला है ये एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, जबकि आरएनए जो होता है उसमें आरएनए में इस थायमिन को रिप्लेस करके ये यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल। ठीक है, ये यूरेसिल वाला है ये। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से जो आरएनए जो होता है वो बेस पेरिन के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर जो बेस पेरिन, आरएनए में बेस पेरिन देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर यहीं पर ही बता देता हूँ। ठीक है, एक नया कर लेता हूँ, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि जैसे कि मान लीजिए ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए के लिए अलग रख देते हैं, और यहाँ पर आरएनए की। ठीक है, तो जैसे कि जो डीएनए में क्या था, एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन रहता था। ठीक है, और ग्वानिन के साथ हमेशा इसमें रहता था साइटोसिन। ये था आरएनए के केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, डीएनए के केस में था ये। अब जैसे आरएनए के केस में, तो आरएनए के केस में ये एडेनिन के साथ हमेशा जुड़ेगा यूरेसिल, और ग्वानिन के साथ ये होता है साइटोसिन। तो अंतर सिर्फ इसमें है। अंतर किसमें है, सिर्फ ये थायमिन को रिप्लेस कर दिया ये यूरेसिल ने। ठीक है, इसको यू मतलब होता है यूरेसिल ना, याद रखना, ये यूरेसिल होता है ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सिंगल लाइक स्ट्रक्चर है ये, आरएनए का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसके बाद देते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, तो आरएनए जो होते हैं एक्चुअली दो प्रकार के पाए जाता है। आरएनए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जेनेटिक आरएनए। ठीक है, और एक होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, इसको मैं एक डायग्राम निकाल देता हूँ। ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये आरएनए है, आप देख सकते हैं आरएनए ये जेनेटिक होता है मैंने बताया, और सेकंड होता है वो नॉन जेनेटिक होते हैं। ठीक है, तो नॉन जेनेटिक जो होते हैं वो वायरस के अतिरिक्त सभी सजीवों में पाए जाते हैं। जैसे हम मनुष्यों की बात किया जाए तो ये नॉन जेनेटिक होते हैं, और ये जो नॉन जेनेटिक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एम आर एन ए, सेकंड होता है वो आर आर एन ए, और तीसरा जो होते हैं वो टी आर एन ए होता है। ठीक है, एम का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है, संदेशवाहक, और आर का मतलब होता है राइबोसोमल होता है, और टी का मतलब होता है ट्रांसफर स्थानांतरण होते हैं। और जो जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक आरएनए होते हैं, अधिकतर ये प्लांट और एनिमल जो वायरस होते हैं उनमें ये पाया जाता है
है ना। तो यहाँ पर कुछ वायरस है, आप देख सकते हैं। देखिए ये है सिंगल स्ट्रैंडेड यहाँ पर आरएनए के रूप में, जैसे कि आप जानते हैं अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है ये जो कोरोना वायरस, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना वायरस ये जो दिख रहा है ना सार्स, इस सार्स के फैमिली का है ये, ठीक है। किसका फैमिली है? कोरोना वायरिटी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये, ठीक है। यहाँ पर कुछ और वायरस है, पोलियो वायरस, रीनो वायरस, ठीक है। ये है गैस्ट्रोएंटेरिक वायरस। तो इस तरह से एचआईवी जो वायरस होता है, एचआईवी जो वायरस होता है, एचआईवी में भी ये आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। रूबेला जो वायरस होते हैं ये भी है, और ये हेपेटाइटिस जो होता है पीलिया में होता है, वो सब में ये क्या होते हैं पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइप्स ऑफ आरएनए जो बता रहा था, ये मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए है, और ये राइबोसोमल आरएनए होता है, और ये होता है ट्रांसफर आरएनए होते हैं, ठीक है। ये आरएनए के स्ट्रक्चर है। तो ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि बेस यहाँ पर जो होता है, ये सेकंड नंबर में ये होता है हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। तो ये फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये राइबोस होता है वो फास्फेट ग्रुप से हुआ है, ठीक है। यदि फंक्शन की बात करें, आरएनए के फंक्शन के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है। फंक्शन ऑफ आरएनए, ठीक है, कार्य। तो इसका जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन निर्माण, ठीक है। इसका काम जो होता है वो प्रोटीन निर्माण करना होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं एमआरएनए की बात करें, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से देते हैं। तो एमआरएनए जो होता है वो क्या करते हैं, सूचनाओं को ले जाने का काम करता है, कहाँ पर? डीएनए के पास में, ठीक है। तो सूचना को ले जाने का कार्य करता है ये। एक होता है आरएनए होता है। तो आरएनए जो होता है, जो राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, ये राइबोसोम में पाए जाते हैं, इसलिए राइबोसोमल होते हैं, और ये प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है ये? हेल्प करने का काम करता है, सहायता करता है ये, ठीक है। और एक होता है टीआरएनए। तो टीआरएनए जो होता है वो ट्रांसफर करने का काम करता है, स्थानांतरण करने का काम करता है ये, ठीक है। क्या करता है? स्थानांतरण करने का काम करता है, मतलब मैसेंजर जो आरएनए होता है वो आरएनए के पास आया, ठीक है। फिर आरएनए थ्रू वो क्या करता है, वो ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। इसका कुछ और, इसके अतिरिक्त और कुछ प्रकार होते हैं आरएनए का। तो उसका कार्य जो फंक्शंस है वो आप यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए और ये मैसेंजर आरएनए। इससे अतिरिक्त और इम्पोर्टेंट जो आरएनए होते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्मॉल इंटरफेरेंस और माइक्रो आरएनए, ठीक है। तो जैसे कि वैक्सीन वगैरह एक्चुअली जो बनाते हैं, जीनोम्स बनाते हैं, तो ये जो इससे हम जैसे बना सकते हैं, जैसे कि ये कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस। तो इस कोरोना वायरस से जो वैक्सीन बनाया जाए, तो ये स्मॉल इंटरफेरेंट एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं, जीन एक्सप्रेशन करने के लिए किया जाता है। तो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, इन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर इसका वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर आरएनए होता है, वो अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनता है ना, प्रोटीन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट करने के काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। सेकंड राइबोसोमल में आप देख सकते हैं, प्रोटीन को फॉर्म राइबोसोम में ले जाता है, मैसेंजर वो सूचना करता है। सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन प्रोसेस इनिशियल एमआरएनए टू इंसमेच्योर फॉर्म इन यूकैरियोट। और ये जो होता है वो डीएनए के थ्रू होता है, ठीक है, डीएनए के पार्ट में ले जाने का काम करते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं, अरे डीएनए और आरएनए में अंतर देखते हैं। अंतर, अरे यार क्या हो गया, ये अंतर तो देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोस होता है और आरएनए जो होता है वो राइबोस होता है। ठीक है, इनमें थाइमिन नाइट्रोजन बेस पे होता है और यहाँ पर यूरेसिल होते हैं, ये आपको मैंने क्लियर किया था। ठीक है, और ये दो डबल हेलिकल फॉर्म में होते हैं, टू हेलिकल्स रहते हैं ये, और ये होता है अकेला रहता है, सिंगल फॉर्म में रहता है। ये जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करते हैं, आरएनए के द्वारा उसको क्या करते हैं, कोशिकाओं में ये कंट्रोल करते हैं। और ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, याद रखना। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये नॉन जेनेटिक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्रोमैटिन सूत्रों में पाया जाता है, धागे के रूप में पाया जाता है, और ये कोशिका द्रव्य में और केंद्रिका में ये पाया जाता है। ठीक है, इनमें डुप्लीकेशन द्विगुणन करने की क्षमता पाए जाते हैं और इसमें द्विगुणन करने की क्षमता नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो करता है, इनका जो निर्माण होता है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के थ्रू होता है ये। ठीक है, तो ये है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि डीएनए और आरएनए की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ आरएनए एंड डीएनए की किस तरह से ये हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आरएनए, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन किस तरह से हुआ है, ओरिजिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अबायोटिक, एक अजैविक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, यहाँ से मोलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेस के फॉर्म में, नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बाद में रेप्लिकेट सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन के थ्रू, अलग अलग स्टोरेज रहता है, वो इंफॉर्मेशन को स्टोरेज कर लेगा यहाँ पर, और यहाँ पर स्टोरेज करने के बाद ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन यूजुअली जो होता है वो सेल के स्ट्रक्चर में होता है, जो एंजाइम्स वगैरह के थ्रू में, जैसे हमने जब सेल डिवीजन जब पढ़ रहे थे, सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर बताया था कि जो G1 जो फेज होते हैं वहाँ पर कैसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर ये हो जाते हैं। और आरएनए हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और प्रोटीन का निर्माण जैसे हुआ वो डीएनए डीएनए भी वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाते हैं। और जो क्या करते हैं, सूचनाओं को क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है डीएनए। ठीक है, तो ये इस तरह से आरएनए और डीएनए का यहाँ पर फॉर्मेशन जो हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक और डायग्राम है जिससे आप और समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, सेम है, वो ज्यादा अंतर नहीं है। पहला जो स्टेप है यहाँ पर देखिए, इनऑर्गेनिक सोर्स प्राप्त हुआ हमको, आरएनए का सोर्स प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे ही प्राप्त हुआ एंजाइम्स के थ्रू, राइबोसोम्स एंजाइम्स होते हैं, उनके थ्रू ये रेप्लिकेट हो जाते हैं, एक से दो बना लिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया, यहाँ पर ये जो आरएनए है, और यहाँ पर एंजाइम के थ्रू ये प्रोटीन क्या कर लिया, ये सिंथेसाइज कर लिया, ये आरएनए। ठीक है, और ये प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज किया। आप प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं और उसको परमिशन देते हैं। ठीक है, इंटरनल इसको परमिशन देते हैं न्यू पावर करने के लिए। फिर यहाँ पर क्या होते हैं, जो आरएनए होता है वो डीएनए और प्रोटीन के साथ में क्या कर लेता है, कोड कर लेता है। ठीक है, ये डीएनए है और ये है प्रोटीन और ये है आरएनए, ये क्या कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कार्य करता है दोनों मिलके। ठीक है, ठीक है, इसके बाद एक लास्ट है बस 2 मिनट का। ठीक है, जिसको मैं आपको एक क्लियर कर लेता हूँ, बस 2 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद एक क्लास होगा जो हमारे लिए लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है जीन। ठीक है, ये जीन के बारे में मैं बताने वाला था कि जो जीन होते हैं ये एक आनुवंशिकता की इकाई होते हैं। ठीक है,
और ये जो डीएनए का एक पार्ट होते हैं, डीएनए का एक पार्ट होते हैं जो कार्य को संपादित करने का कार्य करता है। और ये वायरस जो होते हैं वो डीएनए या आरएनए दोनों में से एक होता है, एक साथ दोनों नहीं रह सकता, ठीक है। और ये हम मनुष्यों में ये डीएनए का बना होता है, हमारा जो जीन होता है वो, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब हम मनुष्यों की 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उसमें लगभग 40,000 तक इनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जीन में जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और इनमें जो जीन के माध्यम होते हैं वो है म्यूटाजीन। याद रखना, जो जीन जो होता है वो हमेशा एंजाइम की सहायता से कार्य करता है, ठीक है। एंजाइम की सहायता से कार्य करते हैं, इसलिए ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं उसको वो कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। और साथ में ये आप यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है, कि ये जो डीएनए के जो अंतिम पार्ट होते हैं, ठीक है, ये जो डीएनए होते हैं, इस डीएनए का पार्ट होते हैं जो जीन होता है वो, ठीक है। इसके बाद आप एक डायग्राम और नहीं हो पाएगा, लगता है मैक्सिमम 50 हो सकता है, तो मैं आपको यहीं पर ही कर देता हूँ कि जो मनुष्य की जीनोम जानते हैं 23 जोड़े में होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये मनुष्य का 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 1 2 3। हर गुणसूत्र के अलग अलग सेट होते हैं, ये जीनोम होता है, गुणसूत्र का एक सेट है ना। तो ये 22वां जोड़ा है और ये 23वां जोड़ा है, जो एक्स वाई जो दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से ये 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो आपके टॉपिक से क्लियर हो गया है, और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।